सभी को। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लिबर्टी और इनइक्वालिटी। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में और पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में। तो आज हम लोग लिबर्टी और इक्वालिटी के जो रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे स्कॉलर मानते हैं कि लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है और वो एक दूसरे के पूरक है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली अपोजिट हैं। तो उसको समझने के लिए कि क्या इन दोनों के बीच में कोई ऐसा रिलेशन भी है कि नहीं, उसके लिए हम लोग को उसका जो रियल मीनिंग है वो समझना पड़ेगा। तो लिबर्टी का मीनिंग मैं समझाती हूँ आप लोगों को कि एक्चुअली में होता क्या है। लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि कम्प्लीटली रिस्ट्रेन हो या कम्प्लीटली फ्रीडम हो। उसका मतलब होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करना या इन्वायरमेंट लाना जिससे एक ह्यूमन बीइंग का जो है पर्सनैलिटी का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। और लिबर्टी का मतलब होता है कि ऐसा रिस्ट्रेन लगाना जिससे क्या हो कि जो रीजनेबल हो और लोगों के लिए नीडेड हो। बट लिविंग इन अ सोसाइटी कैनॉट बी, और एक व्यक्ति को कम्प्लीटली जो है वो लिबर्टी नहीं दिया जा सकता। वैसे ही लिबर्टी दी जा सकती है जो सोसाइटी के और स्टेट के अगेंस्ट में ना हो। तो और फिर इक्वालिटी का मतलब क्या है? तो इक्वालिटी का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑल स्पेशल राइट, और हर लोगों को क्या होना चाहिए, इक्वल चांस मिलना चाहिए कि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। प्रोफेसर लास्की ने भी कहा है कि इक्वालिटी मतलब देयर शुड बी नो क्लास विथ स्पेशल राइट। ऐसा कोई भी क्लास नहीं होना चाहिए जिसके पास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल राइट, और हर व्यक्ति को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि अपने वो बेसिक नीड को पूरा कर सके। और वो जो गैप है हम लोग देखते हैं रिच और पुअर के बीच में, वो जो है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वो कम होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी। तो रिलेशनशिप क्या है लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में? तो बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे कि हॉग, हैग, फ्राइडमैन और एक्टन, टकवेली, बेगॉट और मैं, ये कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो मानते हैं कि लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में जो है बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे के पूरक है। लेकिन वैसे ही करके फिर कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जैसे ह्यूम, गॉडविन, रूसो, एडनोर, जो कि मानते हैं कि वो दोनों कम्प्लीटली ओपोजिट है और वो कम्प्लीटली ओपोजिट नहीं है, रेदर देन दे आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि क्यों कोई स्कॉलर जो है मान रहा है कि वो एक दूसरे से अपोजिट है, जबकि जो है दूसरे स्कॉलर मान रहा है कि नहीं ये एक दूसरे के पूरक है। तो पहले समझेंगे कि जो साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि वो एक दूसरे से अपोजिट है। तो मतलब कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि लिबर्टी और इक्वालिटी जो है बहुत ही एक दूसरे से अपोजिट है। उनका कहना है कि लिबर्टी के द्वारा जो है लिबर्टी जब आती है तब इक्वालिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हम लोग जब भी लिबर्टी और इक्वालिटी साथ लाने की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम जो एबल है और डिसेबल पर्सन है उनको सेम लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जो व्यक्ति जो एबल है उसकी जो लिबर्टी है वो ख़त्म हो जाती है। कहने का मतलब मे बी एक बिजनेस कंपटीशन से ही देखते हैं कि एक इंडस्ट्री है जो बहुत ही अच्छा है। वो चाहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग बाहर में जाए, मैं जो है बहुत अच्छे से बिजनेस करूँगा, ग्रोथ करूँगा, मैं अपनी इकोनॉमी को मेरे को बढ़ाना है। ऐसा है कुछ जो है। उसके साथ साथ जो छोटे बिजनेस भी है ना, छोटे जो वर्कर्स भी है, लोग भी है, तो उस दोनों को अगर कंपटीशन में ला दिया जाए तो स्टेट क्या चाहती है कि सभी का बराबर विकास हो, कोई ऐसे एकदम अचानक से सबको रियून करके आगे ना बढ़ जाए, है ना। तो वैसे में क्या होता है कि जो कंपनी बहुत ही अच्छा कर सकती थी, जो अपना ग्रोथ बहुत आगे कर सकती थी, जो बहुत अपना बिजनेस बढ़ा सकती थी, उसकी जो एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इसकी वजह से कम आ जाती है, क्योंकि उसको रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, क्योंकि रिस्ट्रेन लगा दिया जाता है। जो इक्वालिटी मतलब वो जो इक्वालिटी के चक्कर में रिस्ट्रेन लगाती है, इसकी वजह से उसका लिबर्टी जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो वही कहना चाहते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, जो एबल और डिसेबल है उससे जो एबल है उसकी जो लिबर्टी है वो विड्रॉ हो जाती है। और लॉयड एक्टन कहते हैं कि द पैशन फॉर इक्वालिटी हैज़ मेड वेन द होप ऑफ लिबर्टी। जो इक्वालिटी लाने के चक्कर में क्या होता है कि जो लिबर्टी है लोगों की वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं जिसके द्वारा वो कहते हैं कि कैसे वो जो है सिमिलर नहीं है। पहले तो वो बताते हैं कि नेचर हैज़ नॉट क्रिएटेड ऑल मेन इक्वल। वो कहते हैं कि समाज में कोई ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के बराबर है। मे भी कोई बहुत अच्छा होगा, कोई बहुत बुरा होगा, कोई अगली होगा, कोई अगली होगा तो कोई बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन अगर हम लोग ये सोचते हैं कि ऑल मेन आर इक्वल,
ऑल मैन आर इक्वल, तो ये क्या है, ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचर ने तो सबको अलग अलग क्रिएट किया हुआ है। और जब हम इसके अपोजिट में एक्ट करके सबको एक बराबर लाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। दूसरा है कि इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर ओपोजिट। जो इंडिविजुअलिस्ट होते हैं, जो ऐसा सोच रखते हैं कि एक इंसान को कंप्लीट फ्रीडम दे देना चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सके, वो अपना एक्सट्रीम लेवल का विकास कर सके, तो उन लोगों के लिए जो है ये, उन लोगों के लिए जो फ्री देयर शुड भी, उनको लगता है कि वहाँ पे फ्री कंपटीशन और फ्री ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि वो अपना बहुत ही अच्छा से विकास कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि, लेकिन सरकार ऐसे नहीं करती। दिस विल हेल्प एवरी सिटीजन टू प्रोग्रेस इन ऑल स्फेयर, बट ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमिक इक्वालिटी की जब भी बात करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि वो जो डिस्पैरिटी है वो कम हो, इसलिए वो कहते हैं कि ये जो इक्वालिटी के कारण क्या होता है कि जो इकोनॉमिक लिबर्टी है वो लिमिट हो जाती है, उसमें हिंड्रेंस की तरह एक्ट करती है। साथ ही साथ तीसरे में ये कहा गया है कि कम्पिटिटिंग इंडिविजुअल फेल्स टू शो देयर कम्पिटेंसी। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा होगा कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी है, जिसके पास इतना स्किल है कि वो बहुत ही अच्छा कर सकता था, अगर कंपटीशन होता तो उसको अकेले वो उसको जो मन सो करने दिया जाता तो उसकी इकोनॉमी, जो उसका जो बिजनेस होता है वो बहुत ऊपर जा सकता था। वैसे लोग, क्योंकि इक्वालिटी के कारण क्या हो सकता है, वो अपनी कम्पिटेंसी को जो है वो दिखा नहीं पाती है, वो उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ नहीं कर पाती है। साथ ही यहाँ पे ये भी लिखा गया, व्हेन वी गिव इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल। जब हम हर व्यक्ति को इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो जो अच्छे व्यक्ति है ना, देन कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल फेल टू शो देयर कॉम्पिटेंसी, तो वो अपनी कॉम्पिटेंसी को दिखाना, ये कॉम्पिटेंसी नहीं, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता कि हर इंसान जो है वो अच्छा ही हो। लेकिन अब हर इंसान अच्छा ही हो, लेकिन लोग ऐसा ज़रूरी थोड़ा है कि हर इंसान जो है सही डिसीजन ले पाए, क्योंकि ये जो डिसीजन दे दिया गया कि हर व्यक्ति अपने लीडर्स को चूज़ कर सकता है ना, लोगों को फ्रीडम दे दिया गया, तो इसकी वजह से होता है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जिनको कुछ भी नहीं पता है, वो भी अपना वोट शेयर देते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार वोट बिगड़ जाता है ना। लोगों को पैसा देके खरीद लिया जाता है, या फिर उनको कुछ ब्राइब करके, है ना, छोटी इस फ्री बीज दे के लोग उसको फ्री बीज देते हैं और उसके बाद वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो एक अच्छा लीडर जो है हम लोग नहीं चूज़ कर पाते, जो रियल चीज़ों को डील कर सके ना, जो रियल प्रॉब्लम है उसको डील कर सके। तो वो भी क्या होता है, इससे क्या होता है, जो इंडिविजुअल कम्पिटिटिंग इंडिविजुअल है उस कम्पिटेंसी में फेल हो जाता है। फोर्थ है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल फ्रीडम इज़ रॉन्ग। ये कहना कि टू कीप ऑल मेन ऑन द सेम लेवल एंड ट्रीट देम इक्वली इज़ रॉन्ग, मतलब बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मोरली जो है इमोरल, बिकॉज ऑल मेन आर इक्वल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके इंटेलिजेंस लेवल में, है ना, उनके एजुकेशन के लेवल में जो हो सकता है वो बहुत ही डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अगर किसी डॉक्टर को, है ना, किसी डॉक्टर इंजीनियर को अगर हम लोग लेबर अनएम्प्लॉयड लोगों की तरह ट्रीट करने लगे, या किसी अनएम्प्लॉयड लेबर को एक इंजीनियर की तरह ट्रीट करने लगे, तो ये एक तरीके से इनजस्टिस होगा उनके मेहनत पे। उन्होंने जितना पैसा खर्च किया, उन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ा, तो वो उसमें वो डिफरेंसेस क्रिएट हो सकता है, इससे उनके लिए वो ट्रीटमेंट गलत हो सकता है। अब कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, ये दोनों अपोजिट तो नहीं है, दोनों ही सेम है। तो कुछ इंटेलेक्चुअल ऐसा मानते हैं कि वो दोनों जो है, इक्वालिटी और लिबर्टी जो है वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है, अपोजिट नहीं है। इसका मतलब ये है, प्रोफेसर पोलार्ड कहते हैं कि अगर हम लोगों को कहीं पे भी लिबर्टी चाहिए, सोल्यूशन टू लिबर्टी इज ऑलवेज लाई इन इक्वालिटी। मतलब जहाँ पे लिबर्टी हो, मतलब वहाँ पे इक्वालिटी होना ही पड़ेगा, तभी वहाँ पे लिबर्टी पॉसिबल है। तो इसीलिए कहा गया है। और वो कुछ अंडरस्टूड, कुछ जैसे लॉर्ड एक्टन जो है ये टोकाइवली कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों साथ में नहीं एग्जिस्ट करते, ऐसा तभी वो कह सकते हैं जब उनको एक्चुअल मीनिंग नहीं पता हो। क्योंकि जब कभी भी हम लोगों ने पढ़ा है, जब एक्चुअल मीनिंग पढ़ते हैं तो हम लोग को लगता है कि हाँ, वो एक जैसे ही बात करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है जिससे वो हम लोग बोल सकते हैं कि कैसे वो इक्वली है। तो जैसे कि लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों का जो है पर्पस तो सेम ही है, दोनों ही इसलिए दिया जाता है कि लोग जो है अपना ओवरऑल जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सके। वही कहते हैं कि अगर सभी का, दोनों का ही पर्पस जो है वो सेम है, तो फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हो सकता है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर असीवर्थम, वो कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो लोग इतना इक्वालिटी के लिए, लिबर्टी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए रो रहे थे, वो लोग बेवकूफ़ नहीं होंगे ना, कि इतने सारे लोग एक साथ मिलकर लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों साथ में मांग रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि अलग अलग मांग रहे, साथ में मांग रहे हैं। इसीलिए अब सेकेंड है कि फॉर द इंजॉयमेंट ऑफ फ्रीडम इक्वालिटी इज़ नीडेड।
तो वही कहा गया है कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए, आप अपने फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं, तो इक्वालिटी भी होना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ इक्वालिटी लिबर्टी कैन नॉट बी एंजॉयड। हम लोग ये नहीं सोच सकते ना कि एक गरीब व्यक्ति जो है, मतलब गरीब व्यक्ति जो है वो अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकता है। जैसे लिबर्टी तो आपको दी हुई है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं ना, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर इकोनॉमिक इक्वालिटी ही नहीं है, तो आप इकोनॉमिकली सस्टेन ही नहीं हो, तो आप फिर ये सारी चीज़ें कर पाओगे क्या? वो नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब हम लोगों को फ्रीडम चाहिए, तो हम लोगों को इकोनॉमिक इक्वालिटी भी वहाँ पे चाहिए, सोशल इक्वालिटी भी चाहिए। आपको फ्रीडम दे दी गई है, ऐसा कहा गया है कि नियम बना दिया गया कि आप कंप्लीटली फ्री हो, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आप किसी भी जॉब को चूज़ कर सकते हैं ना। यू हैव फ्रीडम टू चूज योर प्रोफेशन, लिबर्टी टू चूज योर प्रोफेशन। बट बीइंग अ फीमेल आपको सोशल इक्वालिटी ही नहीं दी गई, आपको घर से ही नहीं निकलने दिया जा रहा है, तो आप कैसे ये चीज़ को करोगे? आपको फ्रीडम ही नहीं दी गई है, तो आप जब फ्रीडम नहीं दी गई तो आपको इक्वालिटी भी नहीं मानी जाएगी ना, क्योंकि इक्वालिटी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर रिलाई कर रहा है। एक फीमेल को घर में बंद कर दिया जा रहा है, उसको घर में इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, और हम लोग बोलते हैं कि उसको फ्रीडम दे दिया गया, तो वो तो नहीं पॉसिबल है वैसे ही करके। तीसरा है कि फॉर सिविल लिबर्टी इक्वालिटी बिफोर लॉ मोस्ट। तो सिविल लिबर्टी में बहुत सारे राइट है, कि राइट टू लाइफ हो सकता है, राइट टू डू सो मेनी थिंग्स, है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए कि उनको इक्वालिटी बिफोर लॉ ही होना चाहिए। अगर लॉ जो है उनको एक बराबर नहीं मानता है, तो उनको सिविल लिबर्टी भी नहीं मिली एक तरीके से। फोर्थ है कि फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम इक्वल अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो नीडेड। जैसे कि पॉलिटिकल फ्रीडम में हम लोग क्या कहते हैं कि उनके पास राइट टू वोट है ना, वो पॉलिटिकल अफेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए उनके राइट टू वोट ही नहीं है, या हम इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, मान लीजिए मेल और फीमेल के वोट का वैल्यू बहुत कम है, तो जब किसी भी लीडर को अगर फीमेल वोट भी करेगी तो कभी जीतेगा ही नहीं, तो उनके चांसेस जो है पॉलिटिकल अफेयर में पार्टिसिपेट करने के बहुत कम हो जाते हैं। या उनको मान लीजिए इक्वल राइट से वोट ही नहीं दिए गए, उनको राइट टू वोट ही नहीं दिया गया, तो उनके पॉलिटिकल फ्रीडम का कि वो किसी भी लीडर को चूज़ कर सकते वो तो ख़त्म हो जाता है ना, या वो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, ये जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाता है। वैसे ही करके लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोग को पता है कि लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों ही ज़रूरी है अगर किसी भी डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा इंपॉर्टेंट है, और डेमोक्रेसी विल बी मीनिंगलेस इफ़ दे आर नॉट टुगेदर। और हम लोग को ये भी पता है कि दोनों जो है हमेशा साथ ही साथ डेवलप हुए। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन भी शुरू हुआ, या अमेरिकन डिक्लेरेशन जो इंडिपेंडेंस हुआ, या अभी भी जब कभी भी हम लोग क्या बोलते हैं इक्वालिटी और लिबर्टी की बात करते हैं, तो हमेशा जो है हम लोग उस दोनों का नाम साथ लेते हैं, क्योंकि लोगों ने जब भी स्ट्रगल किया तो दोनों की डिमांड साथ में उठी। ऐसा नहीं कि किसी एक को बोला गया और फिर बाद में जाके दूसरे को बोला, दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसीलिए जितने भी रिवोल्यूशन हुए उसमें लोगों ने उस दोनों का नाम जो है वो साथ ले लिया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल लिबर्टी। ऐसा कहा जाता है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी और पॉलिटिकल लिबर्टी में एकदम मतलब होता है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो वही बोला गया है कि पॉलिटिकल लिबर्टी जो है वो एक कम्प्लीटली अगर मिथ है अगर आप बोलते हो कि इकोनॉमिक इक्वालिटी वहाँ पे नहीं दी गई है, तो क्योंकि जहाँ कहीं पे भी पुअर और रिच होगा, जहाँ कहीं भी वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, और या जिस व्यक्ति के पास खाने को नहीं है, तो अगर उनको कोई पॉलिटिकल राइट दे दिया गया तो वो पॉलिटिकल राइट नहीं है, वो एक तरीका का फ्रॉड है, क्योंकि वो उस राइट को यूज ही नहीं कर पाएगा, उस राइट को एंजॉय ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक तरीके से बोला गया है कि एक तरीके का ये फ्रॉड है। हॉब्सन कहते हैं कि व्हाट गुड इज़ फ्रीडम टू अ स्टार्विंग मैन। एक इंसान के लिए कोई ये मायने नहीं लगता है कि देश में आज़ादी है या नहीं है, फ्रीडम उसको कोई मायने नहीं लगता। उसके लिए अगर सबसे ज़रूरी है तो उसका पेट भरना है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है तो उसको अपनी आवश्यकता पूरी करनी है, उसकी जो इकोनॉमिकल नीड है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको पॉलिटिकल लिबर्टी से कोई मतलब नहीं है। लास्ट की इसीलिए कहते हैं कि
जहाँ कहीं भी अगर रिच और पुअर होगा, एजुकेटेड अनएजुकेटेड होगा, वहाँ पे श्योर है कि लोग जो है मास्टर और स्लेव बन जाएंगे। और जो मतलब कैसे लोग बताते हैं कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी में लिबर्टी है, तो मतलब रिलेशन है, तो ये हम लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति जो होगा वो बहुत गरीब होगा, है ना, वो पुअर जो लोग होंगे वो राइट टू वोट करेंगे क्या, उनको कोई ज़रूरी है क्या। हम लोग को पता है कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है, अगर पॉलिटिकल प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता तो एक हम लोग अलग से एक सिलेबस पढ़ते हैं ना, एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और उसको समझना बहुत मुश्किल है, या टाइम टेकिंग है और बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होता है। हम लोग देखते हैं कि इतने सारे मैनिफेस्टो हैं, जब कभी हम लोग को कोई अपना लीडर चूज़ करना होता तो हमेशा कहा जाता है कि सोच समझ के चूज़ करो, बिकॉज वंस यू चूज़ दे आर गोइंग टू स्टे फॉर 5 years एंड दैट 5 years इज गोना चेंज एवरीथिंग। अगर वो लीडर्स बहुत अच्छे हो तो अगर तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि बहुत ही समझदार होना पड़ेगा, सोच समझ के किसी लीडर को चूज़ करना पड़ेगा, उनका मैनिफेस्टो पढ़ो, उनके जो बैकग्राउंड्स है उसको पढ़ो, उन्होंने इससे पहले कैसे कैसे एक्ट किया। तो ये क्या है, एक तरीके से बहुत टाइम टेकिंग है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। और जो कि और उसके लिए क्या चाहिए कि सिटीजन्स को क्या है, एजुकेटेड होना पड़ेगा, पॉलिटिकली कॉन्शियस होना पड़ेगा। और ये जो है बहुत टाइम टेकिंग है, लोगों को अपना समय देना पड़ेगा। लेकिन एक गरीब व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो अपना बहुमूल्य समय जो है वहाँ पे देगा। उसके लिए ये पॉलिटिकल ओपिनियन मैटर ही नहीं करते। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना घर कैसे भरे, है ना, घर में पैसे कैसे लेके आए उसके लिए। तो इसी चक्कर में क्या करते हैं कि लोग जो है वो जब लोग पैसे मतलब पॉलिटिशियन पैसे दे के उनको खरीदते तो वो सोचते हैं कि कम से कम उनके घर में कुछ खाने को आए, तो क्या करते हैं उस वोट को खरीद लेते हैं ना। उसके बाद उनके लिए रॉन्ग क्या है सही क्या है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकल पार्टीज अपने प्रॉमिस रखते हैं नहीं रखते उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने अनुसार भी वोट नहीं देते। ये जो लिबर्टी हम लोग बात करते हैं कि आपको लिबर्टी है कि आप अपने लीडर्स को चूज़ कर सकते हैं, ये तो वहाँ पे फेल हो जाता है क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक इक्वालिटी ही नहीं, उनके पास इकोनॉमी ही नहीं है कि वो कुछ सोच सके। और गरीब व्यक्ति जो है वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है ना। और उसके बाद इन्फ्लुएंस इन द ग्रीडीनेस, अब क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है तो इसलिए क्या करते हैं वो अपने वोट को बेच देते हैं, है ना, क्योंकि उनके लिए पेट भरना ज़्यादा ज़रूरी है। फूड दैट वोट इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, ऐसा तो नहीं होना कि वोट देने से उनका पेट भर जाने वाला है। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करके बारिश धूप बिना देखे काम करने जाता है, वो एक वोट देने के लिए क्यों ही जाएगा, है ना। अगर वो जाएगा तो वो भी तो सोचेगा ना कि हमको कुछ मिल जा रहा है तो ठीक है हम यही कर देते हैं। इसीलिए और ये भी है कि अ पुअर मैन कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। हम लोगों को पता है कि इलेक्शन कितना महंगा है। हम लोगों ने पीछे 2024 में ही देखा कि इलेक्शन कितना महंगा है। करोड़ों करोड़ों पैसे जो है वो बस कैंपेनिंग में, एडवर्टाइजमेंट में और रैली में मतलब खर्च किया जाता है। तो बीइंग अ पुअर मैन पर्सन वो तो कभी इलेक्शन में लड़ ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसके पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सके। और इलेक्शन कौन लड़ते हैं, इलेक्शन वही व्यक्ति लड़ते हैं जिनके पास समाज में जो है वो बहुत पैसा है, जो एलिट क्लास से है, उनके पास करोड़ों पैसा है खर्च करने को, तो वो करते हैं। या तो हम लोग क्यों बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो कुछ लोगों के हाथ में है, जो रिच पीपल के हाथ में। रिच पीपल के हाथ में इसलिए है क्योंकि जो पॉलिटिशियन है उनको पैसा दिया जाता है इन लोगों के द्वारा, ताकि वो लोग अपना रैली कर सके। और जब रैली में वो पॉलिटिशियन जीत जाते हैं तो वो उनके फेवर में काम करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो कुछ लोगों के हाथ में और वो रिच लोगों के हाथ में। और इवन पुअर पीपल जो होगा वो कभी एक अच्छा लीडर भी नहीं बन सकता है, क्योंकि उसने वो प्रॉब्लम्स कभी देखे नहीं, कभी वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स देखे नहीं, उसने उस तरीके से कभी सोचा नहीं। वो उस व्यक्ति ने हमेशा इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखी है, अब वो हर चीज़ में उसी चीज़ की तरह सोचेगा। और ये ऐसे ही करके हम लोग समझते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स में और जो है लिबर्टी में पॉलिटिकल लिबर्टी और इकोनॉमिकल इक्वालिटी में जो है बहुत क्लोज रिलेशन दिखा है। बहुत जल्दी मतलब एक दूसरे पर रिलाई करता है कि अगर इकोनॉमिकल इक्वालिटी जो होगी वो अच्छी नहीं होगी तब तक वहाँ पे पॉलिटिकल लिबर्टी का कोई मतलब नहीं बनता है। हम कहें या ना कहें, जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं मनी के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा है, जो रिच पीपल है उसके कंट्रोल में है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी है बहुत ह्यूज अमाउंट में है। तो ऐसे ही करके ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। और आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। मेरे जो एक अगला लेक्चर है वो जो है राइट टॉपिक पे आने वाला है और उसकी भी सीरीज़ बनेगी।